जब किसी भी चीज़ में मुझे अन्याय नज़र आता है तो मैं चुप नहीं बैठ सकती, और उसका ऑफ कोर्स नतीजा ये होता है कि कुछ लोग स्पेशली जो निर्माता हैं उनको खटकती है ये बात, बिकॉज़ उनको लगता है कि भाई ज़्यादा बोलो मत, सेट पे आओ, काम करो, घर जाओ, जो एक्चुअली मेरा भी नियम है। मुझे कंट्रोवर्सी में फंसने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं लगती, बिल्कुल। लेकिन ये है कि हम अगर किसी की तरफ कोई अन्याय हो रहा है और आप उसको सुधार सकते हो आसानी से, तो फिर चुप रहने का क्या मतलब है। आप अनकंफर्टेबल हुए, किसी ने आपको मोलेस्ट करने की कोशिश की ऑन द सेट, और आपने उनको जो आपके हेड है उनको जाके आपने कहा कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, या तो आपको निकाला जाता है या तो फिर वो इकट्ठा होके फिर आपको और भी ट्रबल करते हैं। अ क्लब विच कम्स टुगेदर एंड tries to victimize the victim even more। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे मी टू मूवमेंट के बाद प्रॉब्लम ये हुई कि बहुत सारे जो केसेस हैं वो अभी 5 साल 7 साल हो गए, अब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब भूल भाल के। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो एक मतलब ऐसे ही कैजुअली बोल देते हैं कि अरे आपसे तो उम्मीद नहीं की जा सकती, आप ब्रोकन फैमिली से आते हो, सभी पूरे क्लास के सामने। ये त्रिभंगा वाला सीन मेरे साथ हुआ है। That is why it's... Live down the bad woman character that is attached to you। हाँ, क्योंकि आपने वो डिसीजन लिया कि लिया तो मतलब हाँ, so obviously आप तो बहुत बुरी हो। One should accept this thing कि relationships between even two beautiful human beings may not work and it's okay। 100% move on। कि लोग क्या कहेंगे उससे आप ड्राइव हो जाते हो बहुत हद तक। बिल्कुल। क्योंकि आपको वो वैलिडेशन चाहिए होता है बाहर से, वो वैलिडेशन मुझे अंदर से ही मिलता गया, एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट लिबरेटिंग थिंग्स इन लाइफ फॉर मी, एंड दैट अलाउड मी टू ग्रो ऑन माई ओन, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि हाँ जो कुछ भी आता है मैं ईजिली उसका सामना कर पाऊंगी। हेलो एवरीबॉडी, आई एम रुद्रानी एंड वेलकम टू। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी है, उन्होंने अपने हर विचार को जहाँ ज़रूरत पड़ी है अपने खुद के लिए स्टैंड रखा है, अपने विचार को क्लियर रखा है, और वो बहुत ही टैलेंटेड है, ऑफ कोर्स मल्टी फैसेटेड है, डायरेक्शन, एक्टिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स। और आज हम उनको थोड़ा बेहतर जानने की कोशिश करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्यूटीफुल रेणुका पाशानी। थैंक यू फॉर डूइंग दिस। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बट लाइक आई ट्रूली मेंट, I'm very very excited to do this because I've always looked up to your journey। Thank you। Like a lot of other women, और हम काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि हम ये करें। बिल्कुल my apologies कि अब तक नहीं हुआ। No apologies at all। आप बीमार थे इसलिए आप नहीं कर पाए, but finally देर आए दुरुस्त आए। Correct। हमेशा से आपके जर्नी में आपने डिफरेंट लेवल्स पे आपने जहाँ स्टैंड लेने की ज़रूरत थी आपने ली है। मुश्किल होता है स्पेशली एट अ टाइम व्हेन वीमेन वर नॉट एनकरेज टू हैव वॉइसेस। मैं उस समय की बात करी जहाँ आपने करियर शुरुआत की थी। बिल्कुल। और जहाँ पे आई थिंक उस वक्त नॉट मेनी वीमेन वर डूइंग दैट। यू नो, एक तो मैं इस करियर में जब मैंने इसको एक व्यवसाय के रूप में अपनाया ना, मैं ऑलरेडी MA कर चुकी थी और MA विद क्लिनिकल साइकोलॉजी कर चुकी थी। तो मतलब वो जो होता है ना कि आप बिल्कुल परिपक्व नहीं हैं और आप ऐसे ही बहुत जल्दी आपने किसी प्रोफेशन में शुरुआत कर दी हो, तो आप कभी कभी जिस तरह का माहौल है उस हिसाब से ढल जाते हो। लेकिन आपके अगर व्यूज़ ऑलरेडी थोड़े बहुत बने हों और फिर आपको कहीं ऐसा दिखता है, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में हायरार्कीज़ इतनी हैं, इनइक्वालिटीज़ इतनी हैं, जैसे आम जिंदगी में भी है, ऐसा नहीं कि हमारी इंडस्ट्री में है, बट वो रिफ्लेक्ट होता है। तो जब किसी भी चीज़ में मुझे अन्याय नज़र आता है तो मैं चुप नहीं बैठ सकती, और उसका ऑफ कोर्स नतीजा ये होता है कि कुछ लोग स्पेशली जो निर्माता हैं उनको खटकती है ये बात, बिकॉज़ उनको लगता है कि भाई
ज़्यादा बोलो मत, सेट पे आओ, काम करो, घर जाओ, जो एक्चुअली मेरा भी नियम है। मुझे कंट्रोवर्सी में फंसने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं लगती। बिल्कुल। लेकिन ये है कि हम अगर किसी की तरफ कोई अन्याय हो रहा है और आप उसको सुधार सकते हो आसानी से, तो फिर चुप रहने का क्या मतलब है? बिल्कुल। बिकॉज़ एक आदमी के अन्याय को सुलझाने के बाद फिर उस सेट पे शायद किसी और के साथ वो नहीं होगा जो नहीं होना चाहिए, यू नो। बहुत सही बात कही आपने, और मुझे ये कहानी ज़रूर सबको बतानी है। मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन आई थिंक आपकी ज़ुबानी वो कहानी और भी अच्छी लगेगी। शुरुआत में किस तरह से आपने चीज़ें को देखा, परखा, करियर कैसे शुरुआत हुई थी आपकी, टेलीविज़न से शुरुआत हुई थी, एंड ऑफ कोर्स क्या कमाल के रोल्स मिले आपको। आई थिंक उस ज़माने का टेलीविज़न बहुत ही उम्दा विषयों का था, और कई दफ़ा तो जो हमारे साहित्य से जुड़ी हुई कथाएं थी उन पर आधारित था। और मुझे लगता है कि उस वक्त सशक्त महिलाओं को पेश करना, ये एक मेरे ख्याल से एक ही दूरदर्शन था उस ज़माने में जब मेरी शुरुआत हुई, और दूरदर्शन में ख़ास तौर से महिलाओं का सशक्तिकरण ये एक उनका उद्देश्य था। तो इसलिए मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जो उस समय काम कर चुके हैं, और इसलिए बहुत बहुत ऐसी चीज़ें हम कर पाएँ जिसकी वजह से सच में जिस तरह के खत आते थे कि सच में किसी के जीवन में एक बदलाव लाना मतलब क्या है, ये हम सब ने महसूस किया है। तो उस ज़माने जैसे पहले मैं टेलीविज़न जब सबसे पहले मैंने किया तब मैं स्टडी कर रही थी जी। तो ऐसा नहीं था कि वो मेरा व्यवसाय बन गया था, तब तक मेरे लिए एक हॉबी थी, मुझे बहुत पसंद था। और उसी समय मैंने ये भी सोचा था कि मैं डायरेक्शन कर लूँ, क्योंकि 1988 में मैंने लाइफलाइन नाम की सीरियल की थी जिसमें डॉक्टर विजया मेहता को मैंने असिस्ट भी किया था, एक अभिनेत्री के तौर पे भी काम किया था और असिस्ट भी। तो असिस्टेंट के रूप में मुझे इतना मज़ा आया, और मुझे उस प्रक्रिया को जो शुरुआत से लेकर आखिर तक की प्रक्रिया है डायरेक्शन की, उसमें मुझे इतनी रुचि आने लगी थी कि मैंने सोचा कि मैं तो ये ज़रूर करना चाहूँगी। तो अभिनय करना ये एक हिसाब से मेरे लिए इत्तेफाक था कि एक व्यवसाय हो गया, क्योंकि मैंने एमए के बाद ब्रेक लेना चाहा, मुझे पीएचडी करनी थी। तो एक साल के ब्रेक के अंदर मुझे पहले ही शुरुआती दौर पे ही मुझे सर्कस ये सीरियल मिला, और सर्कस में अजीज़ मिर्ज़ा ने मुझे बहुत उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया, और उन्होंने कहा रेणुका आप पीएचडी मत करिए, आप अभिनेत्री बनिए, नेक्स्ट टाइम अगर कोई पूछे कि आपको क्या करना है, ये मत कहना कि मैं पीएचडी अभी करूँगी वगैरह, कहना कि मैं अभिनेत्री हूँ और देखना क्या होता है। शुरुआती तौर पे जैसे मैंने कहा कि जिस प्रकार के लोग भी काम कर रहे थे, श्याम बेनेगल जैसे निर्देशक या अजीज़ मिर्ज़ा, सईद मिर्ज़ा, कुंदन शाह, फिर मालगुडी डेज जैसी सीरियल्स वगैरह, ये सारी सीरियल्स मतलब इतनी शानदार लोग भी थे। सिनेविस्टार्स, उनका जो शुरुआती तौर पे उन्होंने जिस तरह के सीरियल्स बहुत, और वो निश्चित तौर पे वो ऊपर से ही आना पड़ता है कि जो भी निर्माता है उनकी सोच अगर वैसी ना हो तो फिर वो क्यों करेंगे ऐसे, यू नो। जो भी उनकी कला है वो ही रिफ्लेक्ट करती है ना, जो वो हैं, जो वो करना चाहते हैं। या एग्जैक्टली।